नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है दीदी, मैं आपका सबसे कीमती चीज़ चुराने जा रही हूँ। बचा सकती हो तो बचा लो। आज संभव घर जल्दी आ गया था। आकर बड़ी ही बेचैनी से रम्या का इंतज़ार कर रहा था। एक मजबूत बरगद सरीखा संभव का दिल आज एक लता की तरह लचर और कमज़ोर हुआ जा रहा था। इतना बेबस और लाचार उसने खुद को कभी नहीं पाया था। काश कि रम्या जल्दी आती और वह उससे लिपट अपने हाल को बता डालता। उसने 2 बार मैसेज भी किया, मिसिंग यू, जल्दी आओ। जवाब में रम्या ने कुछ हंसते हुए आइकॉन भेज दिया। संभव परकटे पंछी की तरह घर में चक्कर काट रहा था। जाने रम्या की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वह जानेगी कि उसको कैंसर है, और वह भी एडवांस स्टेज। बेचारी शायद झेल ना पाए उसके दुख को। बार बार उसका मन गीला गीला होते जा रहा था। अपने से अधिक उसे रम्या की फिक्र होने लगी। किस तरह उसे बताए कि उसे कम सदमा लगे। बेचारी इतनी कम उम्र की ही है। उसके जाने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। इतना तो आज डॉक्टर की बात से समझ आ ही गया था कि वह मौत की मुहानी पर खड़ा है। जीवन की ज्वालामुखी कभी भी फट सकती है। बार बार उसके सामने हंसती मुस्कुराती रम्या की तस्वीर बन रही थी, बिगड़ रही थी। नौकरी भी नहीं करती है वह। उसके जाने के बाद फूलों की तरह कोमलांगी उसकी रम्या कैसे जिएगी। इस यक्ष प्रश्न ने उसकी खुद की तकलीफ़ों को भुलाने को मजबूर कर दिया। उसे याद आने लगी वह रम्या जिसे उसने 10 साल पहले एक पार्टी में लाल शिफॉन की साड़ी में बिना बाहों वाले ब्लाउज और उस पर कसी हुई सुंदर सी मयूर के आकार के बाजूबंद में देखा था। रम्या भी मानो उसे देख पहली बार में ही रीझ गई थी। उम्र में उससे आधी से भी कम रम्या के मोह पास में उसने दुनिया के हर रिश्ते को तिलांजलि दे दिया था। पहले घर वालों से छिपकर मिलते थे, पर रम्या को लुका छिपी पसंद नहीं थी। सो मोह माया और कानून के हर बंधन को तोड़ उसने रम्या से नाता जोड़ लिया। रम्या के साथ जीवन सचमुच रमणीय रहा। संभव की जाती हुई जवानी को रम्या ने अपने आकर्षण से रोक लिया था। संभव की आंखें भर आई। क्या सचमुच उसे रम्या को छोड़ इस दुनिया से जाना होगा। रम्या के शौक भी तो महंगे थे। उसे सिर्फ महंगे चीज़ें ही पसंद आती थी। कभी कभी संभव उसके स्तर को सोच हैरान हो जाता कि एक क्लर्क की बेटी जो 7 भाई बहनों के साथ पली बढ़ी, उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई। पर अगले ही पल वह उसकी पसंद की दाद देते हुए उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक से एक महंगे परफ्यूम, जूते, कपड़े, पर्स, घड़ियाँ और मोबाइल से रम्या की अलमारी भरी पड़ी रहती थी। उसकी रम्या जीवन से भरपूर हमेशा जीवंत रहती थी। उसकी संगत उसे हमेशा उसके जमा रहने का एहसास कराती रहती। शहर की बड़ी बड़ी पार्टियों की शान होती है उसकी रम्या। यह सोच उसका सीना फूल उठता। रम्या भी तो उसके खुले विचारों की तारीफ करते नहीं थकती है। आप सबसे जुदा हैं। आपने मेरे पुरुष मित्रों को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार किया है जैसे मेरी सहेलियों को। जब रम्या कहती तो संभव और बिंदास दिखने का प्रयत्न करता। प्रेम में बावरा संभव को अभी अपनी बीमारी और इलाज से ज़्यादा यही चिंता सता रही थी कि वह यदि मर गया तो उसकी कमसिन पत्नी कैसे जिएगी। संभव एक प्राइवेट कंपनी में ऊंची पोस्ट पर कार्यरत था और 1 साल पहले ही रिटायर हुआ था। अच्छी खासी बैंक बैलेंस थी उसके पास। तभी कार की हॉर्न सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा कि रम्या एक कार से उतर रही है और कार में और लोग भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। पारी पारी सबसे गले मिलते हुए रम्या अंदर आने लगी। झिलमिलाती पारदर्शी नेवी ब्लू ड्रेस में रम्या गजब ढा रही थी। नशे के सुरूर से चढ़ी आंखें और लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसती रम्या को संभव ने अपनी बाहों में भर लिया। अभी उसे अपनी बीमारी बताने से क्या फ़ायदा, सोच वह उसके बगल में लेट उसे देखता रहा रात भर। अगले दिन रम्या की आँख खुली संभव की सिसकियों से।
इस तरह उसे रोते देख रम्या चौंक गई। उसका जी भर आया। उसे ढाढ़स देती हुई वह जल्दी से 2 कप चाय ले आई। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मैंने इससे पहले आपको ऐसे कभी रोते नहीं देखा। संभव ने अपनी बीमारी की बात उसे बता दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि उसका कैंसर बड़े ही एडवांस स्टेज में है, सो वह शायद कुछ ही महीनों का मेहमान है। रम्या गुमसुम सी बहुत देर तक बैठी रही। उसी दिन संभव हॉस्पिटल में भर्ती हो गया ताकि उसका इलाज सही तरीके से हो सके। शाम को संभव ने ज़बरदस्ती रम्या को घर भेज दिया, जो बहुत देर से केबिन के दरवाजे को पकड़ खड़ी जाने क्या सोचे जा रही थी। वह दिन और आज का दिन, पूरे 8 दिन हो गए थे और रम्या का कहीं अता पता नहीं था। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। दर्द से संभव अकेला छटपटा रहा था और बेबसी से बेजार हो रम्या का इंतज़ार कर रहा था। तभी तकिए के नीचे उसे एक मयूर के आकार का बाजूबंद मिला। हाथ में लिए वह सोच ही रहा था कि यह यहाँ कैसे, कि नर्स पेमेंट का तकाजा करने आ गई थी। बमुश्किल काउंटर तक जा उसने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहा, परंतु अकाउंट में पैसा नहीं है। ऐसा बोल कार्ड डिक्लाइन हो गया। अब संभव का माथा ठनका। किसी तरह टैक्सी कर वह घर पहुंच गया तो देखा घर पर ताला लटका हुआ है। वह अपने बैंक भी गया, जहां उसे पता चला कि 3-4 दिनों के भीतर रम्या ने संयुक्त खाते से सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए हैं। उसने किसी तरह मोबाइल में नंबर खोज रम्या के एक दोस्त को फ़ोन किया तो पता चला कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सिंगापुर चली गई है। उसके दोस्त ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? संभव ने कहा, मैं रम्या का पति। तो उसने चौंकते हुए कहा, अभी उसकी शादी कहाँ हुई है? वह तो अपने चाचा जी के साथ रहती थी, जिसने मरते वक्त अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दिया है। शादी तो अब वह सिंगापुर करेगी। संभव के पांव तले धरती खिसक गई। 100 बातों की एक बात, रम्या उसका सब समेट कर जा चुकी थी। घर तो उसने रम्या के ही नाम से खरीदा था। जब उसने उसके साथ मंदिर में शादी किया था तो मुँह दिखाई के नाम पर गिफ्ट दिया था। टैक्सी वाले ने उसे वापस हॉस्पिटल में छोड़ दिया। पॉकेट में बचे कुछ नोटों को बचाने की खातिर उसने कलाई से अपनी महंगी घड़ी खोल उसे दे दिया। वैसे भी घड़ी का वह क्या करता, वक्त तो घड़ी की सुइयों से भी तेज़ भाग रही थी। जब जीवन में वक्त ही नहीं बचा तो घड़ी का क्या करना। अब वह तो पूरे पैसे चुकाए बिना हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं जा सकता था। पैसों के अभाव में उसका इलाज भी रुक गया था। कीमो होनी थी, पर उसके लिए भी उसे पहले फीस भरनी थी। शारीरिक तकलीफ़ों से अधिक उसे मानसिक आघात पहुंचा था। अब जब रम्या नहीं है तो उसको और दूसरे लोग जो इस दुनिया में हैं, पर उसने रम्या नाम के पर्दे तले सबको ओझल कर रखा था। दृष्टिगत और स्मृतिवश होने लगे। सबसे पहले उसे अपनी बेटी याद आई, स्नेहिल। उसे याद नहीं आ रहा था कि वास्तव में अंतिम बार उसकी स्नेहिल से कब बात हुई थी। मिला तो वह उससे उसकी शादी पर था, लगभग 2.5-3 वर्ष पहले। स्नेहिल की शादी से कई सोई हुई स्मृतियां सर उठाने लगी। जब कन्यादान की रस्म के वक्त पंडित जी ने कहा था कि पिता को बुलाए जाए, तो स्नेहिल कह उठी, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ इस रस्म को अकेले करेंगी। वही मेरी माँ बाप दोनों हैं। संभव के कदम ठिठक गए थे ये सुनकर। पंडित जी, दान छोड़कर कुछ भी रस्म करवा लें, मुझे स्नेहिल की शादी करनी है, दान नहीं, सलोनी ने कहा था। तो पंडित जी ठिठक गए थे। एक मेहमान की ही तरह गया था वह खुद अपनी ही बेटी की शादी में, स्नेहिल के ही आमंत्रण पर किसी ने भी उसका परिचय किसी से नहीं कराया था। अलबत्ता सलोनी को देख वह चौंक गया था। जिस डरी सहमी पतली दुबली बीमार सी अनाकर्षक सलोनी को वह जानता था, वह भरे पूरे व्यक्तित्व की एक आत्मविश्वासी महिला लगी। शादी के इंतजाम और शानो शौकत देख उसे महसूस हुआ कि चलो सब उसके बगैर भी ठीक से ही जी रहे हैं। एक ग्रंथि, एक हीन भावना जो दिल के किसी तहखाने में उसे कभी कभी कुल बुलाती थी, वो दूर हो गई। आज इस बीमारी, लाचारी और बेबस अवस्था में वह बेवफा धोखेबाज रम्या के खिलाफ कुछ करने में भी असमर्थ था। जिंदगी के ज्वार भाटे ने उसे इतनी जोर से हकीकत की चट्टानों पर पटका था कि उसके सारे हौसले पस्त हो गए थे।
विश्वासघात का दुख असीम था कि अचानक स्नेहिल और सलोनी का चेहरा सामने आ गया। रम्या, सलोनी, स्नेहिल सब चेहरे गड़बड़ होने लगे आपस में। ट्रेन। सलोनी ने घड़ी देखा, अभी तो सिडनी में रात के 1 बजे होंगे। इस वक्त स्नेहिल ने क्यों फ़ोन किया? क्या उसे प्रसव पूर्व वेदना शुरू हो गई? अभी तो 1 महीना है प्रसव को। ये सोचते हुए चिंतातुर हो उसने फ़ोन ऑन किया। कैसी हो बेटा मेरा, इतनी रात गए? सलोनी ने पूछा। दूसरी तरफ से बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। सलोनी का जी घबराने लगा कि तभी स्नेहिल ने बेहद धीमी सी आवाज़ में कहा, माँ, पापा को कैंसर हो गया है। अब चुप्पी सुनने की बारी स्नेहिल की थी। माँ, अभी मुंबई कैंसर हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया था। शायद पापा के फ़ोन में मेरा नंबर डॉटर कर सेव था। वो शायद हॉस्पिटल के बाहर अचेतावस्था में पड़े हुए थे और शायद मेरा नंबर वो अंतिम नंबर था जिसे उन्होंने रिंग किया था। स्नेहिल अभी भी सन्नाटे की ही चीखें सुन रही थी रिसीवर पर। माँ, फ़ोन करने वाला कोई स्वयंसेवी संस्था से था। बता रहा था कि कुछ दिनों तक उनका इलाज भी हुआ था वहाँ। फिर भुगतान नहीं करने के कारण कीमोथेरेपी और इलाज रोक गए हैं। वो बिल्कुल अकेले हैं और उनका प्रोस्टेट कैंसर अंतिम अवस्था को है। फिलहाल वे लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं, पर उन्होंने घर वालों को बताना फ़र्ज समझा ताकि उनका इलाज चलता रहे। माँ, तुम सुन रही हो ना? स्नेहिल बोलती रही और सलोनी ने चुपचाप फ़ोन रख दिया। कटु यादों की झंझावात में अब सलोनी फंस गई थी। बरसों बरस जिस घाव को सूखने में लगे थे, आज वह फिर हरा हो रिसने लगा। सच पूछा जाए तो घाव सूखा ही कब था। वह तो वक्त ने एक हल्की सी पपड़ी चढ़ा दी थी जो बाहर से दिखना बंद हो गया था, पर अंदर तो धोखा, फरेब, बेवफाई के निर्लज्ज मवाद का असीम सागर था। संभव, स्नेहिल और सलोनी, कितनी छोटी सी गृहस्थी थी उनकी। हफ्ते भर संभव और सलोनी अपने दफ्तर में जी तोड़ काम करते और रविवार को तीनों पूरी मस्ती करते। कितना सुखी और आदर्श जीवन था उसका। एक बार वह किसी शादी में शरीक होने अपने दादी के गांव गई थी। उसके दूर के एक रिश्तेदार की बेटी थी रम्या। सलोनी से उम्र में काफ़ी छोटी थी, पर बेहद महत्वाकांक्षी थी। एक सातिरपन उसकी कंजी आंखों में झलकता था। उसके पिता कहीं बाबूगिरी करते थे, आय मशक सरीखी और ज़रूरतें सुरसा जैसी। गांव में रम्या सलोनी से बेहद प्रभावित हो रही थी। कभी उसकी साड़ी छूती तो कभी जेवर, कभी कार को निहारती तो कभी उसके पर्स को। सलोनी ने उसे कुछ उपहार भी दिए थे, बल्कि उसकी उत्सुकता को देख सबसे अधिक दिया था। शादी की गहमागहमी के बीच ही सलोनी का बाजूबंद खो गया। जाने क्यों उसे लगा कि रम्या ने ही चुराया है। अगले दिन बिल्कुल चलने के पहले रम्या उसके पास आई थी और बोली, दीदी, क्या जीजाजी से एक बार परिचय नहीं करा दोगी? एक बार भी मेरी तरफ नज़र उठाकर भी उन्होंने नहीं देखा है। पर वापस लौटने की हड़बड़ी में सलोनी ने कई लोगों के सामने ही उससे पूछ ली, तुझे ही खोज रही थी रम्या, क्या तुमने मेरा बाजूबंद देखा है? कल से नहीं मिल रहा है। अब उसने चुराया था या नहीं ये तो राज ही रहा, पर उसकी प्रतिक्रिया से उसकी नाराज़गी झलक गई थी। खैर, रम्या उस वक्त संभव से मिल नहीं पाई थी और धूल उड़ाती सलोनी कार से वापस आ गई थी। धीरे धीरे रोज़मर्रा की व्यस्तताओं के बीच वह सब भूल गई। कोई 1-1.5 वर्ष के बाद एक दिन रम्या का फ़ोन सलोनी को आया। दीदी, मैं रम्या बोल रही हूँ। सलोनी उसकी आवाज़ पहचानते ही खुश हो गई। अरे, कहाँ है तू? क्या मुंबई आई हुई हो? तब घर पर भी आओ। पिछली बार संभव से तेरा मिलना नहीं हुआ था ना। अब की बार घर पर ही आकर मिल ले। उनसे मिलना कौन सी बड़ी बात है दी। गांव से जाते वक्त तुम्हारे कार के धूल ने मुझे बहुत देर तक आंसू बहाने को मजबूर किया था। मैं जल्द ही उसका बदला तुमसे लूँगी। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई थी कि तुम्हारा बाजूबंद मैंने ही चुराया था। अब जल्द ही एक बड़ी चोरी करने वाली हूँ। संभल सको तो संभल जाना, फिर मुझे दोष ना देना। अच्छा रख ले बाजूबंद, या जो भी रखना है। छोटी बहन है तू, इतना हक बनता है। देख, मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ लेडी डॉक्टर को दिखाने, सो मैं अब फ़ोन रखती हूँ। सलोनी को रम्या की बातें कुछ अजीब लगी थी, पर उस वक्त वह शारीरिक समस्याओं से जूझ रही थी।
सो बात आई गई हो गई। उन दिनों सलोनी अत्यधिक रक्तस्राव और विविध तकलीफ़ों से जूझ रही थी। उसके गर्भाशय में एक बड़ी सी रतौली हो गई थी। दफ्तर, घर और हॉस्पिटल के बीच सामंजस्य बैठाना भारी हो रहा था। सो उसने अपनी 20-22 वर्ष पुरानी नौकरी को इस्तीफ़ा दे दिया था। जिंदगी को कुछ आसान करना चाहा, परंतु जीवन डोर सुलझने की जगह और उलझ गई। संभव ने उस पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। कई दिनों तक वह घर नहीं आता था। कभी आता तो सलोनी उसे अपनी तकलीफ़ों से वाकिफ़ कराना चाहती, तो वह कहता, मैं उब गया हूँ तुम्हारी बीमारी से। जब देखो मरियल सी रोनी सूरत ले पड़ी रहती हो। आखिर क्या करने मैं घर पर आऊँ? संभव डॉक्टर ने गर्भाशय निकालने की सलाह दी है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मेरी मदद करो। देखो स्नेहिल के भी बोर्ड एग्ज़ाम है, उसकी पढ़ाई ही कभी देख लिया करो। तुम तो ऐसे ना थे। सलोनी आश्चर्य करती। जाने किस हड़बड़ी में संभव रहता। उसका अशिष्ट उपेक्षित व्यवहार अब सलोनी के आत्मविश्वास और बरसों पुराने प्यार को छलनी करने लगा था। जीवन के उस मोड़ पर जब उसे संभव की सबसे अधिक ज़रूरत थी, वह नहीं था। वह खींच रही थी, गल रही थी, पर संभव मानो दिनों दिन जवान हो रहा था। उसके कपड़े अब चटक और सोख रंगों के दिख रहे थे। डाई करने के विरुद्ध रहने वाले संभव के बाल अब चटकीले काले दिखते। गुनगुनाता हुआ घर में आता, कुछ देर इधर उधर कर कुछ ले निकल जाता। सलोनी की कराहट उसके मर्म को मानो छूते भी नहीं थे। उस दिन सलोनी जीत कर अपने साथ जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गई थी, जब डॉक्टर ने उसे शल्य हेतु भर्ती कर लिया। उसके बाद तो संभव यूं गायब हुआ मानो गधे के सर से सींग। सलोनी फ़ोन करती रह गई, पर संभव का फ़ोन स्विच ऑफ ही बताता रहा। स्नेहिल ने घर में बहुत खोजा, पर उसे कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। हार कर सलोनी ने अपने पुराने बॉस को फ़ोन कर मदद मांगी, जिन्होंने आकर उसके हॉस्पिटल का बिल पेमेंट किया। ऑपरेशन के बाद अत्यधिक कमजोरी थी, उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी। पर जब वह घर लौटी तो संभव नहीं था। वह सचमुच नहीं था उसके जीवन में, ये वह अब भाप चुकी थी। दुखद ये था कि वह उसकी कमाई के अंश को भी अपने साथ समेट कर लेता गया था। पड़ोसियों, रिश्तेदारों और पुराने दफ्तर के लोगों ने उसकी मुश्किल घड़ी में उसे सहारा दिया। उन्हीं दिनों रम्या का फिर फ़ोन आया था। क्यों दीदी, सुना है तुम्हारी आंखों में कंकड़ चला गया है। मैंने तुम्हारे ही बाजूबंद को काटा बना तुम्हारी ही मछली को फांस लिया है। हा 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 हा। उस पिशाचिनी अट्ठास को सुन सलोनी काँप गई थी। उसके सब्र का बाँध टूट गया। उस दिन बेदम सलोनी के रुदन ने आसमान की छाती को भी चीर दिया था। रम्या को क्या दोष दिया जाए, जब स्वयं संभव ही बरसों की विवाहित डोरी को परित्याग कर उसके माथे पर परित्यक्ता की बिंदी चिपका गया था। रात भर वह सर धुनती रोती चिल्लाती रही, चूड़ियाँ तोड़ती रही, मांग पोंछती रही। इन सब की मूक साक्षी बनी स्नेहिल डरी सहमी और समय परिपक्व होती रही। बेहद मुश्किल था आगे का जीवन। संभव ने ऐसा नाता तोड़ा कि उलट कर नहीं देखा। जाने किन भूलों की वह उसे सजा देकर गया था। कितने पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर वह अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जा सकी। जाने कितने समझौते करने पड़े थे, फिर खुद और बेटी के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने की खातिर। मायके ससुराल के सभी रिश्तेदारों के बीच वह दया की पात्र बन गई थी, परंतु संभव के प्रति सभी घृणा भाव ही रखते थे। संभव ने तो किसी से नाता रखना नहीं चाहा था। कभी कभी स्नेहिल पुराने एल्बम पलट अपने और पापा की तस्वीरों को देखती। कुछ सालों के बाद एक दिन उसने खुद ही सबको आग के हवाले कर दिया था। दोनों औरतों को वक्त ने चट्टान बना दिया था। यादों के नस्तर धीरे धीरे भोधर होते गए। सलोनी ने खिड़की के बाहर देखा, भोर हो रही थी। कारी अधियानी डरावनी रात गुजर चुकी थी। पूरब से आती सुनहले घोड़े की टाप सनई सनई कालिमा मिटाती आने वाले चटकीले सुनहरे दिनों को आगाज कर रही थी। सलोनी का मन उगते सूरज को देख प्रफुल्लित हो रहा था। रात्रि जागरण का क्लांत उसके आंसुओं पर अनछुआ था। 2 दिनों के बाद वह सिडनी जा रही थी। नानी जो बनने वाली थी, उसके रोम रोम से खुशी स्फुटित हो रही थी। चाय का प्याला ले वह बालकनी में खड़ी आने वाले सुखों के स्वप्निल सागर में डूब उतरा रही थी कि स्नेहिल का फ़ोन आ गया। मम्मा मम्मा, तो आपने क्या सोचा?
सोचना क्या है, मैं कल फ्लाइट पकड़ तुम्हारे पास आ रही हूँ, सलोनी ने कहा। पापा बहुत बीमार हैं, अकेले हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। प्लीज़ मम्मा तुम मदद कर दो। ऐसा करो मम्मा, तुम मेरे पास मत आओ, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगी। पर तुम पापा को, कह स्नेहिल फूट फूट कर रोने लगी। माँ की चुप्पी स्नेहिल को बेचैन कर रही थी। सलोनी एक अजीब कश्मकश से गुजरने लगी, पर वक्त ने उसे काफ़ी परिपक्व कर दिया था। भावनाओं में बहना उसने छोड़ दिया था, पर हर थोड़ी देर पर स्नेहिल के फ़ोन से वह चिंतातुर हो उठी कि कहीं स्नेहिल इस अवस्था में बीमार ना पड़ जाए। आखिर हार कर उसने पर्स उठाया और हॉस्पिटल का रुख किया। कैंसर हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर तो वह नहीं दिखा। काउंटर पर जाकर पता चला कि संभव नाम का एक सीरियस व्यक्ति जनरल वार्ड में आज सुबह ही भर्ती हुआ है, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, परंतु एक स्वयंसेवी संस्था ने उसको यहाँ एक जेवर की एवज में भर्ती करवाया है कि जल्दी ही उसके रिश्तेदार आने वाले हैं। काउंटर क्लर्क ने यह भी बताया कि वह व्यक्ति काफ़ी हताश हो चुका है अपनी ज़िंदगी से और अपने मददगारों से चिल्ला चिल्ला कर निवेदन कर रहा था, मुझे नहीं जीना है, मैं जीकर क्या करूँगा, मेरे ऊपर एहसान करो कि मेरा इलाज मत करवाओ। सलोनी ने कहा, आप मुझे अनुमानित सारे खर्चों का हिसाब कर बताएं, मैं उससे ज़्यादा यहाँ एडवांस जमा करा देती हूँ, पर संभव को हर हाल में ठीक अवश्य कर दें। मेरा फ़ोन नंबर भी लिख लें। हाँ, उस जेवर को क्या आप मुझे दिखाएंगे? मैडम अब आप निश्चिंत रहे, संभव जी की पूरी देखभाल होगी यहाँ। वैसे भी प्रोस्टेट कैंसर के मरीज सही देखभाल से ठीक हो जाते हैं। ये रहा वह जेवर, काउंटर क्लर्क ने उसे सौंपते हुए कहा। पर आप हैं कौन संभव जी की? उसने आगे पूछा। मैं कर्जदार हूँ उनकी, जिसे मैं चुकाना चाहती हूँ, सलोनी ने कहा और धीरे धीरे से अपने मन में कहा कि हाँ संभव, मैं कर्जदार हूँ उस दर्द का जिसे तुमने दिया था। तुम्हें ज़िंदगी देकर जिंदा रख मैंने उसी कर्ज को उतारा है। अब तुम जिंदा रहकर हर सांस का कारावास झेलोगे। मैं तुम्हें क्या सज़ा दे सकती हूँ? देखो ना, ज़िंदगी ने तुम्हें बिल्कुल उसी अवस्था में ला छोड़ा है जो तुमने मेरे लिए मुकर्रर किया था। स्नेहिल, मैंने तुम्हारे पापा के इलाज का सारा प्रबंध कर दिया है। कल मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब इससे ज़्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना बेटा। फ़ोन पर कहते हुए सलोनी ने बाजूबंद को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया था। दोस्तों, कहते हैं कि कर्म वापस लौटकर हमारे पास आते हैं। सलोनी के साथ भी ठीक वैसा ही इंसाफ हुआ। क्या आपको सलोनी का फैसला सही लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।